thought you didn't come here to be my therapist. No, I came to talk about Maria Gomez. What about her? I'm curious as to how you can have an alibi witness on a murder case and your client ends up on death row. Because I didn't have an alibi witness. I had a no-show who vanished in thin air, and I didn't have a reason to find it. And you didn't think to ask the police at trial why they didn't follow up on Leonard's alibi? I did think of it, and they would have said what they always say. Every murderer seems to fail. And so I couldn't. Good morning, ma'am. Good morning to all of you. So in last class we discussed about the resource dependency, right? I think हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट अभी रिमेनिंग था, उसका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था. So to be continue of this resource dependence. This whiteboard is visible now. Yes, ma'am. Okay. So पहले मैं क्वेश्चन ही नोट कर देती हूँ. Then we'll start the execution. So क्वेश्चन था आपका, स्टेटमेंट था आपका P1 C is equal to D क्रॉस E. P2 था आपका M is equal to G plus C and P3 था आपका A is equal to B plus C and P4 था आपका C is equal to L plus M and P5 था आपका F is equal to G divide E. ठीक है. सो हमने इसका फ्लो डेटा डिपेंडेंस देखा था, रिसोर्स डिपेंडेंस देखा था एंड हम लोगों ने ग्राफ बनाया, डिपेंडेंस ग्राफ बनाया था, फ्लो डेटा डिपेंडेंस ग्राफ बनाया था एंड हमने रिसोर्स डिपेंडेंस ग्राफ बनाया था. तो जब भी हम डेटा डिपेंडेंस ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस एंड सॉलिड एरोस. ओके. एंड रिसोर्स डिपेंडेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस और डॉटेड एरोस. ओके. सो अब हमारा एग्जीक्यूशन हम पहले सीक्वेंशियल देखेंगे, देन हम पैरेलल देखेंगे. ओके. सो ये हमारे 5 स्टेटमेंट्स हैं. इनसे हम क्या करेंगे, अगर हम इन स्टेटमेंट्स को अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है और हम इन्हें सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है. तो 5 स्टेटमेंट्स है, इट विल टेक 5 स्टेप्स टू एग्जीक्यूट. ठीक है. बिकॉज ईच स्टेप टेक अ each instruction or a program will take a one step to execute the instruction. Okay. So we will first तो अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे इनपुट्स क्या क्या हैं, D एंड E. ठीक है.
ये हमारे क्या है, ऑपरेंड है, एंड ऑपरेटर क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। तो डी एंड ई का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट इसमें स्टोर होगा हमारा सी में, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए, तो मैंने सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, इस ऑपरेशन में हमारे ऑपरेंड कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारा डी हो रहा है, एंड एक हमारा क्या हो रहा है, ये ई हो रहा है, ठीक है। डी और ई हमने एज अ इनपुट दिए, उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, एंड उसका रिजल्ट जो है वो क्या है आपका सी, ठीक है। ये क्लियर है सभी को कि डी और ई ये वाला जो था आपका, आपने इनपुट दिया, मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे ऑपरेटर हैं हम उनको बॉक्स में रखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, एंड उनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सी में स्टोर होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, m इज इक्वल टू जी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो c एज अ आउटपुट आया है वो आपका सेकेंड स्टेटमेंट में एज अ इनपुट वर्क करेगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट के लिए या प्रोग्राम के लिए ऑपरेटर क्या है आपका, प्लस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब रिसोर्स ग्राफ बनाया था, रिसोर्स डिपेंडेंस ग्राफ बनाया था, तो हमने क्या किया था, इस प्लस में 3 हमारे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हमने क्या था, इनकी नेमिंग की थी +1 +2 एंड +3, राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 +2 एंड +3 नेमिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, +1 किया सेकेंड स्टेटमेंट के लिए, सी हमारा एज अ इनपुट है, एंड सी के साथ एक और इनपुट क्या है हमारा, जी। तो हमने यहाँ से एक और इनपुट लगाया, ये जी, ठीक है। अब जी प्लस C1, सी का आउटपुट किसमें स्टोर हो रहा है आपका, एम में, तो ये क्या आ गया आपका एम, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है आपका, A इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले क्या किया, अब यहाँ पर देखिए जी एम आपका इसमें एज अ इनपुट स्टोर आउट इनपुट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ेंगे। नेक्स्ट एक और हमारा क्या है, +2, ये हमने किया, इसमें हमारा इनपुट क्या हो रहा है, b प्लस सी, तो c जो यहाँ पर आउटपुट था वो एज अ इनपुट जाएगा यहाँ पर इसमें, एंड एक और हम क्या इनपुट कराएंगे इसमें, b, तो ये b और ये क्या आया आपका c, b प्लस सी का रिजल्ट किसमें स्टोर हो रहा है हमारा, a में, सॉरी a में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है c इज इक्वल टू l प्लस m, ठीक है। l प्लस m हमारा है, तो देखिए ये वाला जो आपका आउटपुट आया है, m जो आउटपुट आया था वो एज अ इनपुट वर्क करेगा स्टेटमेंट 4 में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर +3 लेंगे, ये वाला m एज अ इनपुट वर्क करेगा इसमें, ये आपका m आया, एंड Relax. It's the reason I wanted Mike in. If Kevin gets any funny ideas, Mike's going to calm him down and let us. ठीक है, तो ये आपका इनपुट m आया, एंड नेक्स्ट क्या होगा आपका इनपुट, हम क्या कराएंगे, एक l, ये आपने l इनपुट कराया, एंड इसका आउटपुट क्या आया आपका, c में स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो ये आपका क्या था, ये आपका प्रोग्राम 1 था, ये आपका प्रोग्राम 2 था, ये आपका प्रोग्राम 3 था, ये आपका प्रोग्राम 4 था, एंड प्रोग्राम 5 जो है f इज इक्वल टू जी एंड ये हमारा क्या था, अननोन डिपेंडेंस था, किसी भी प्रोग्राम से या किसी भी स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं था, तो ये हमारा ऑब्वियसली क्या बनेगा, सेपरेट बनेगा। तो यहाँ पे ये डिवीजन, एंड इनपुट क्या है आपका यहाँ पर, ये जी और ये ई, एंड इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा हमारा एफ, ये क्या है आपका प्रोग्राम 5। तो दिस इज योर स्टेटमेंट 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, एंड दिस इज योर स्टेप 5, ठीक है। तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को या इन प्रोग्राम्स को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इट विल टेक 5 स्टेप्स, ईच इंस्ट्रक्शन टेक 1 स्टेप, ठीक है। देखिए हर एक स्टेप ने हर एक इंस्ट्रक्शन ने या प्रोग्राम ने एक एक स्टेप लिया, ठीक है। तो sequentially execution in five steps, or we are assuming that 1 step per statement, so there is no pipelining steps, pipelining concept in your sequential execution of instruction, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, कोई भी हमारा जो स्टेटमेंट है या फिर जो हमारा प्रोग्राम है वो पैरेलली कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, सारे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ठीक है। तो कोई भी पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हर एक इंस्ट्रक्शन एक स्टेप को
लेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। सेम थिंग अगर हम पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात करें, ठीक है। सो पैरेलल एग्जीक्यूशन में क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे कॉमन रिसोर्सेस हैं उनको हम क्या करेंगे, पैरेलली एग्जीक्यूट करवाएंगे। लाइक जैसे इस प्रोग्राम में जो हमारे 5 स्टेटमेंट्स हैं उनमें आप देखेंगे आपके प्लस 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 3 हमारे एडिशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था इसको कि हमने इसे सेपरेट कर लिया था +1 +2 एंड +3 में, ठीक है। तो हम इन 3 जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो पैरेलली एग्जीक्यूशन में ये होगा हमारा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, फर्स्ट स्टेप तो आपकी एज इट इज जो आपने यहाँ पर लिया D क्रॉस E, जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा किसमें आपका, ये हमारा D है एंड ये हमारा E है, ठीक है। एंड इसका जो आउटपुट है वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका C, राइट। अब हमें एडिशन परफॉर्म करवाना है, दिस दिस एंड दिस, ये 3, एंड इनको हमें पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, +1 +2 एंड ये हमारा +3, राइट। ये तो हमारे 3 एडिशन के जो ऑपरेशंस थे वो हमारे 3 आ गए। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, G + C, तो C तो हमारा एज अ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट सेकंड में एज अ इनपुट जा रहा है, एंड एक और इनपुट हमारा क्या आएगा, G, ठीक है। अब ये आपका प्रोग्राम 1 था, ये आपका प्रोग्राम 2 है, ठीक है। एंड इसका जो आउटपुट है वो क्या है आपका M, ये आपका M है, ठीक है। अब सिमिलरली +2 में जो था वो क्या है हमारा, A = B + C, इट मीन्स इसका आउटपुट क्या है A, एंड इसमें जो हमारे इनपुट्स है वो क्या है B + C। तो C देखिए, ये जो कॉमन C है हमारा, C इसमें भी इनपुट की तरह वर्क करेगा, एंड ये वाला C हम यहाँ पर एज अ इनपुट देंगे, और एक और इनपुट कराएंगे हम किसका, B का, ठीक है। तो B + C = A, ठीक है। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट, ये आपका प्रोग्राम 3 हुआ, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, C = L + M, L + M, ठीक है। तो M ये आपका आउटपुट था फोर्थ स्टेटमेंट में, यहाँ पर हमारा +3 आया, एंड यहाँ पर देखेंगे आपका क्या होगा, M एज अ इनपुट आ रहा है, एंड इस M के साथ एक और इनपुट क्या कराएंगे हम L, एंड यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होगा वो किसमें स्टोर होगा, C में, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम 4 हुआ, ठीक है। अब स्टेटमेंट 5 हमारा अननोन डिपेंडेंस वाला था, तो वो सेपरेट ही आपका होगा। तो यहाँ पर आपने इनपुट G कराया, इनपुट E कराया, एंड उसका जो आउटपुट है F, ये आपका आउटपुट आया, ये आपका प्रोग्राम 5 है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल में हमें 5 स्टेप्स लग रही थी इनको एग्जीक्यूट करने में, बट पैरेलल में देखिए आपकी 1 स्टेप, 2 एंड 3, ओनली 3 स्टेप्स लग रही हैं इन 5 इंस्ट्रक्शन और हमारे जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो हमारे पास जो भी प्रीवियसली आउटपुट या इनपुट यूज हो रहे हैं हम उनको एज अदर जो तो जो अदर हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनमें एज अ इनपुट कराएंगे उनको, ताकि हम उनको प्रीवियसली जो हमारे इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं हम उनको यूज कर पाएं, और हम अपनी जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पर +3 यहाँ पर लेती, ये जो था, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, +3 यहाँ पर पैरेलली ना लेकर यहाँ पर करवाया। अगर इस +3 को मैं यहाँ पर लेती तो मुझे अलग से एक इनपुट करवाना पड़ता M, एंड अलग से जो भी हमारा स्टेटमेंट था L + M, उसको जैसे हमने इस वाले स्टेप में किया था L + M हम लोगों ने स्टेप किया था, हमें वो इनपुट कराना पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसको या तो हम यहाँ पर ऐसे कर ये हमने यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ से +3 में इनपुट करवाया, एंड एक स्टेटमेंट मैंने क्या लिया L,
प्लस एम, ये हमारा एडिशन हो गया, इसका आउटपुट क्या आया, सी में इसका स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी 3 नंबर ऑफ स्टेप्स हमारी एग्जीक्यूशन में लग रही हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टेप्स कम हुई तो हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। ठीक है, एंड स्पीड भी हमारी फास्ट होगी एंड इसका परफॉर्मेंस भी हमारा बेटर होगा एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये हमारा पैरेलल एंड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल डिपेंडेंस। ठीक है, हमने हमारा टॉपिक था डेटा एंड रिसोर्स डिपेंडेंस। डेटा एंड रिसोर्स डिपेंडेंस हमने देख लिया है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आता है, वो है कंट्रोल डिपेंडेंस का। ठीक है, तो कंट्रोल डिपेंडेंस मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है और क्यों होता है। तो बेसिकली दिस कंट्रोल डिपेंडेंसीज अराइज व्हेन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर रन टाइम। ठीक है, तो जो भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं उसमें जो हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं बिफोर रन टाइम कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा या कैसे रन होगा या किस ऑर्डर में हमारा ये एग्जीक्यूट होगा या रन होगा। ठीक है, तो वहां पर हमारा कंट्रोल डिपेंडेंस अराइज होता है। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल अगर हमारा कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम जब तक रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे वो हमारा रन नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज कंडीशनल स्टेटमेंट में डिफरेंट पाथ्स हमारा वो एग्जीक्यूट करता है, डिफरेंट पाथ्स को लेकर एग्जीक्यूट करता है, कंडीशन को चेक करता है, ब्रांच को चेक करता है। ठीक है, अगर कुछ उसमें से एलिमिनेट करना है तो उसको भी वो एलिमिनेट करता है। जो उनमें लाइक हमारा कोई कंट्रोल स्टेटमेंट है, अगर उसमें कोई डेटा डिपेंडेंस है तो वो उसको, या जो भी रिसोर्स डिपेंडेंस है उनको एलिमिनेट करेगा, डिफरेंट पाथ्स लेगा। तो ये सारा कब होगा, जब वो एग्जीक्यूट करेगा या रन टाइम पर, तब हमें ये सारी की सारी जो भी डिपेंडेंसीज है वो हमें वहां पर फाइंड आउट होंगी कि कौन सी डिपेंडेंस है। तो इन ये सारी जो है वो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ऑकर हो सकती हैं। तो जो भी हम इसमें कंडीशनल जो भी हम कंट्रोल डिपेंडेंसीज हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होंगे, तो उनका आइडेंटिफिकेशन या एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है हमें रन टाइम पर ही मिलेगा। सो यहाँ पर जो भी हमारे डिफरेंट, जैसे हम लूपिंग का भी यूज करते हैं, तो जो हमारी लूपिंग प्रोसीजर होती है इसमें कितने नंबर ऑफ हमारे इटरेशंस लग रहे हैं, तो ये सारी जो भी हमारी एस्टिमेशन है या हमारा वहाँ पे इटरेशंस हैं या लूपिंग प्रोसीजर्स हैं, तो उन सबको हम रन टाइम पर ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इन सब के कारण हमारा कंट्रोल डिपेंडेंस वहां पर अराइज होता है, जो भी हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, लूपिंग है, उन सब में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कंट्रोल डिपेंडेंस का। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं, दैट इज वेनस्टेन कंडीशन। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेनस्टेन कंडीशन। ठीक है, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ था इन 1966, ठीक है, Weinstein received a set of condition based on which two processes can execute in parallelly। ठीक है, तो Weinstein कंडीशन में बेसिकली क्या है, 1966 में Weinstein ने क्या रिवील किया था कि कुछ उन्होंने सेट ऑफ कंडीशंस दी थी। ठीक है, उन कंडीशंस के बेस्ड पर ये प्रूव कर रहे थे कि कौन सी टू प्रोसेसेस हैं जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया, कुछ कंडीशंस बताई हैं, उन कंडीशन के बेस्ड पर ये प्रूव कर रहे हैं कि ये प्रोसेसेस हमारी पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, सो टू प्रोसेसेस लाइक हमारी कोई प्रोसेस है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ठीक है, एंड विद सम इनपुट्स लाइक I1 and I2 and some output O1 and O2. ठीक है, so two processes
P1 and P2 with input set I1 and I2 and output set O1 and O2 can execute. Just a minute. Okay, so in two process P1, P2 with input set I1, I2 and output set O1, O2 can execute parallelly P1, P2. ठीक है, if ठीक है, तो दो प्रोसेस है जिनके इनपुट सेट बताया उन्होंने I1, I2 है, आउटपुट सेट O1, O2 है और वो प्रोसेस पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, P1, P2 एग्जीक्यूट करेंगे इफ उन्होंने 3 कंडीशंस दी हैं. 3 कंडीशंस कौन सी दी हैं? I1 intersection O2 is equal to phi, I2 intersection O1 is equal to phi and O1 intersection O2 is equal to phi. ठीक है, अब ये 3 कंडीशन कौन सी हैं? नो एंटी डिपेंडेंस, नो फ्लो डिपेंडेंस, and no output dependence. ठीक है, सो ये 3 कंडीशंस हैं कि इनपुट 1 इंटरसेक्शन आउटपुट 2 इज इक्वल टू फाई, मीन्स कोई भी हमारा एंटी डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए. I2 इंटरसेक्शन O1 इज इक्वल टू फाई, मीन्स कोई भी हमारा फ्लो डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए. एंड O1 इंटरसेक्शन O2 मीन्स कोई भी हमारा आउटपुट डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए. देन ओनली वी कैन से दैट इफ दिस टू प्रोसेस कैन पैरेलली एग्जीक्यूट. ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है. बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड सो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस व्हिच दे आर पैरेलली एग्जीक्यूट. ओके, सो ये 3 कंडीशंस हमें याद रखनी है कि हमारा कोई भी एंटी डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, फ्लो डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, आउटपुट डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका. ठीक है, so in terms of data dependence, one stand condition implies that two processes can execute in parallelly if they are flow dependent, anti dependence and output dependence. ठीक है, so basically set of process हमारी हो सकती है P1 से लेकर up to Pn. ठीक है, and this set of process can execute in parallel in one stand conditions are satisfied on a particular pairwise basis, pairwise. ठीक है, अब क्या उनसे pairwise conditions है जिन पर वो execute हो सकती हैं. तो यहाँ पर आपको देखिए मैं बता रही हूँ. सपोज हमारे पास 4 और 5 और n प्रोसेस है. तो सपोज P1, P2, P3, P4 अप टू Pn, ये n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं जो हमारी पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं इफ P of I पैरेलली एग्जीक्यूट P of J and all for I is equal to J. ठीक है, सो इसमें पैरेललिज्म का एक रिलेशन हमारा होता है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पैरेललिज्म कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होती हैं. तो I not equal to J नहीं होगा. I is equal to J for all I is equal to J if Pi parallel to Pj and for all I is equal to J means जो भी हमारी Pi प्रोसेस है, मतलब P1 आपको P1 से पैरेलल होगा, P1 और P1, P2 और P2. just a minute.
मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी ना, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये कंडीशंस हैं जो उन्होंने दी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर इस पर बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हमारी प्रोसेसेस पैरेलली होंगी। लाइक पी, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस है या 5 नंबर ऑफ प्रोसेस हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी, कैसे पैरेलली होंगी, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा पैरेललिज्म का रिलेशन है, दैट इज P of I parallel to Pj implies Pj parallel to Pi। ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को पता होंगी, लाइक आपका कम्यूटेटिव, ट्रांजिटिव, ये आप लोग को पता होंगे कि कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप लोगों ने लाइक आपने जो डीएम पढ़ा होगा या ईएम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी। तो यहाँ पर हमारी पैरेललिज्म की जो कंडीशंस है हमको चेक करेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनको भी फॉलो करेंगे, लाइक ठीक है, लाइक आपको कम्यूटेटिव है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल जो पैरेललिज्म रिलेशन पैरेलल है वो हमारा कम्यूटेटिव है, एंड पी आई पैरेलल पीजे इम्प्लाइज पीजे पैरेलल पी आई, ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, मीन्स पी आई पैरेलल पीजे एंड पीजे पैरेलल टू पीके, ठीक है। So does not implies pi parallel pk, ठीक है, because this parallelism is not an equivalence relation, ठीक है। तो ये हमारा कम्यूटेटिव हो सकता है बट हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ओके। और intersection of the input set is also allowed in the parallelism relation or a parallelism condition in this one stand condition, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको 3 कंडीशंस आपको याद रखना है, उन 3 कंडीशन के बेस पर हम बताएंगे कि हमारी कौन सी प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर n नंबर ऑफ प्रोसेस बताई, सपोज हम जो एग्जांपल लेंगे इसमें 4 या 5 जो भी प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, तो हम उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और उनके एग्जीक्यूशन पे बेसिस पर उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं और वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा आपका लाइक क्वेश्चन बड़ा होगा, आपको थोड़ा सा समझना है। डिटेक्शन ऑफ पैरेललिज्म इन अ प्रोग्राम यूजिंग Bernstein condition. Consider the simple case in which each process is a simple high-level language statements. We want to detect the parallelism embedded in the following 5 statements labeled P1 to P5 in a program order, ठीक है। तो ये आपको 2 to 3 लाइंस दी होगी, लाइक कि हमें डिटेक्शन पैरेललिज्म डिटेक्ट करना है, हमें कोई प्रोग्राम जो दिया हुआ है उसमें Bernstein कंडीशंस का यूज करके, एंड उसमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनका प्रोग्राम 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनका प्रोग्राम का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। एंड एज्यूम करना है कि each statement require 1 step to execute and 2 addresses are available, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, ये आपके 5 प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5। ये 5 आपकी प्रोग्राम दिए हैं, लाइक आपका एग्जांपल है C इज इक्वल टू, सेम जो क्वेश्चन हमने किया था वही एग्जांपल में ले रही हूँ, M इज इक्वल टू G प्लस C, A इज इक्वल टू B प्लस C, C इज इक्वल टू L प्लस M एंड F इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय E, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या करना है, पैरेललिज्म डिटेक्ट करना है यूजिंग Bernstein कंडीशन। तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे होगा आपका, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगे आपके, यहाँ पर जो भी आपके इनपुट्स हैं एंड यहाँ पर जो भी आपके आउटपुट्स हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है आपके, 5 स्टेटमेंट है, P1, P2, P3, P4 एंड P5, राइट। इनके इनपुट क्या है आपके,
इनपुट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट पे इनपुट अगर देखें तो डी एंड ई ये आपके इनपुट है, और आउटपुट क्या है आपका सी। तो ये हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, सेट बनाना है बिकॉज हमें। तो सी आपका आउटपुट है एंड इनपुट क्या है आपका डी एंड ई। सिमिलरली जी एंड सी एंड यहाँ पर एम, बी एंड सी एंड यहाँ पर है ए। नेक्स्ट है एल कॉमा एम, यहाँ पर है आपका सी एंड लास्ट है आपका जी कॉमा ई एंड यहाँ पर है आपका आउटपुट एफ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपके प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उनको एक टेबल बनाना है जिसमें हमारे थ्री कॉलम्स होंगे, स्टेटमेंट, इनपुट एंड आउटपुट, राइट। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम बॉर्नस्टाइन कंडीशंस जो है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई बॉर्नस्टाइन्स कंडीशन टू ऑल स्टेटमेंट्स। जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बॉर्नस्टाइन कंडीशन जो है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने होंगे, ठीक है, या पॉसिबल कंडीशंस चेक करनी हो तो क्या होंगे हमारे, ठीक है। तो 10 हमारे पास पॉसिबल कंडीशंस होंगी। अब हम इनको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं P1 एंड P2। ठीक है, फॉर P1 एंड P2। अब हर एक प्रोसेस जो हम ले रहे हैं उसके लिए हमें जो 3 कंडीशंस थी हमारी, उन तीनों कंडीशंस को चेक करना है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या थी हमारी, कि फर्स्ट स्टेटमेंट का इनपुट इंटरसेक्शन सेकेंड स्टेटमेंट का आउटपुट नल होना चाहिए, सेकेंड स्टेटमेंट का इनपुट फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट नल होना चाहिए, एंड आउटपुट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट एंड सेकेंड स्टेटमेंट का आउटपुट इंटरसेक्शन जो है उनका नल होना चाहिए। मीन्स कोई भी हमारा एंटी डिपेंडेंस, फ्लो डिपेंडेंस एंड आउटपुट डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो I1 एंड प्रोसेस P1 एंड P2, ठीक है, यहाँ पर हमारा, तो हम वन बाय वन स्टेटमेंट कंडीशंस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का इनपुट, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट का इनपुट, इनपुट क्या है आपका DE, ये आपका DE इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए O2, O2 क्या होगा आपका M, इंटरसेक्शन क्या होगा इसका, क्या होगा इसका इंटरसेक्शन, बताइए आप, मैं स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ जब तक। फॉर P1 एंड P2 ये हमारा क्या था, I1 इंटरसेक्शन O2। नेक्स्ट हमारा होगा P1 एंड P2 के लिए JC इंटरसेक्शन C। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है आपका इसमें, पाई आएगा। No, null. Yes, ma'am. ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन ये आपका क्या था, ये था आपका I2 इंटरसेक्शन O1। ठीक है, थर्ड अगर हम चेक करें O1 एंड O2 मींस C इंटरसेक्शन M, क्या आएगा आपका 5। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप P1 एंड P2 प्रोसेस को हमने चेक किया था, तीनों कंडीशंस को चेक की, ठीक है, तो हमारी कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल नहीं हो रही, वो
सॉरी, यहाँ पर हमें तीनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए चेक करेंगे। नेक्स्ट हम P1 एंड P3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। P1 एंड P3 के लिए भी हम सेम चेक करेंगे, P1 से P2, P1 से P3, P1 से P4 एंड P1 से P5। पहले हम ऐसे चेक करेंगे, देन P2 से P3, P3 से P4, जैसे ये था। P1 से P2 चेक करेंगे, P1 से P3, P1 से P4, P1 से P5, ठीक है। देन P2, P3, P2, P4, P2, P5, देन P3, P4, P3, P5 एंड लास्ट वन इज योर P4, P5। तो ये सारी प्रोसेस को हम ऐसे चेक करते जाएंगे वन बाय वन, एंड तीनों कंडीशंस भी हमें चेक करते जाना है हर एक स्टेप में कि हमारी जो कंडीशंस है वो हमारी फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रोसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है वो हमारा एक पता, प्रोसेस का हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो हम लास्ट में उनका एक सेट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ P1 एंड P2 के लिए चेक किया। नेक्स्ट हम किसके लिए चेक करेंगे, P2 एंड P3, P1 P3 के लिए। P1 एंड P3 के लिए तो प्रोसेस क्या होगी हमारी इसमें, P1 था हमारा DE,